इनइक्वलिटी वहाँ ज़्यादा अधिक एग्जिस्ट कर रही है, और लॉरेंस कर्व इक्वलिटी लाइन के जितना ही करीब था, उतना ही क्या, उतना ही इनइक्वलिटी कम एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। ठीक है। In this way, we have finished these topic in the background of the statistics. Now, as per your syllabi, we will start the arithmetic mean, particularly the central value. Central value. इसमें बहुत सारे, हाँ, स्लाइड अभी हम विजुअल नहीं किए हैं, अभी कर रहे हैं। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू है, पर्टिकुलरली इस वाले में थोड़ा एक पेज मिसिंग है। इट इज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम दी एसपी गुप्ताज बुक। ये एसपी गुप्ता के बुक से ही लिया गया है। और सारा, क्योंकि एसपी गुप्ता की बुक की ये खासियत है कि ही हैज़ एलोबोरेटेड एवरीथिंग। जो भी वो कह रहे हैं उसका एलोबोरेशन भी वो दे रहे हैं। दैट्स गुड। इसलिए हम लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं एज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू के कई टूल्स हैं सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के। दे आर सो मेनी टूल्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग अर्थमेटिक मीन एक कॉमन, एक जनरल टूल हम जानते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी टूल्स। और भी टूल हैं, उसको हम लोग जानते भी हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े रहते हैं, तो भी वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसलिए यदि हम बात करें कि पर्टिकुलरली हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों करना चाहते एज अ लेमैन, यदि हम आपसे पूछें कि हम लोग ये सांख्यिकी विश्लेषण क्यों करना चाहते, व्हाई इट इज सो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। एनीबॉडी? सभी डाटा को एनालाइज करने के लिए यस एग्जैक्टली, जो हमारी बिग फिगर है उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हम इसीलिए कह रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलरली ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, वो ये है कि टू गेट वन सिंगल वैल्यू एंड दैट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर मास ऑफ द डेटा। ठीक है, पूरे मास ऑफ डेटा को क्या है, मास ऑफ डेटा का हम पहले सिंगल वैल्यू डिराइव करते हैं थ्रू दी सेंट्रल वैल्यू, थ्रू दी एवरेज। उसके बिना पे हम कहते हैं कि हाँ, और ये रियली में सच अ वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू बिकॉज central value are average are the expected value of given value. Therefore, the words average is very commonly used in our day-to-day conversation or in our day-to-day life. For example, we often talk average boy in the class, average height of Indian people, average life of Indian people, average income. Particularly जब हम बात करते हैं एवरेज इनकम, अब जैसे मान लीजिए ओवरऑल इंडिया की एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो ये है कि हम सब तक जाएं, उसको पूछें, उसके आधार पे हम देखें, या हमारे पास डेटा दिया है, क्योंकि हमको मालूम है नेशनल इनकम का डेटा दिया है और पॉपुलेशन भी टोटल हमारी दी हुई है, तो टोटल नेशनल इनकम में से हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो वो जो फिगर आएगा वो क्या आएगा, एवरेज इनकम वो इनकम आएगा, वो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ,
उस पर कैपिटा इनकम से हम ये नरेट करते हैं कि उस बेसिस पे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा इंडियन पीपल का। मान लीजिए नेशनल मतलब पर कैपिटा इनकम 30,000 है, तो देख लीजिए 30,000 में क्या चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कैसे अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। 40,000 है तो 50,000 है तो, और उसको भी हम ओवर दी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से कंपेयर भी करते हैं। वह चाइना कहाँ पे, चाइना पर कैपिटा इनकम को लेके कहाँ पे स्टैंड करता है, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, यूएस कहाँ स्टैंड कर रहा है, जापान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो उसके बिना भी जो पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ गिवन कंट्री पर्टिकुलर। तो ये है दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द एवरेज, जिसके बिना पे हम एवरेज कैलकुलेट करके उस पूरे मास ऑफ वेरिएबल के बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं इजीली विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी। बट however in statistics the term average has some different meaning. This is, there are so many statisticians which has given the definition of the central value. अकॉर्डिंग टू क्लार्क की यदि हम बात करें तो क्लार्क ने कहा कि एवरेज इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल ऑफ पीपल। वहीं पे यदि हम प्राक्सटन और काउडन के डिफिनेशन को देखते हैं सेंट्रल वैल्यू को लेके, एवरेज को लेके, तो एन एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन अ सीरीज। Since an average is somewhere within the range of data, it is also called a measure of central value. तो ये जो दो डेफिनेशन हैं आप देखेंगे उसमें पर्टिकुलरली ये क्लियर है कि एवरेज इज नथिंग बट अ सिंगल वैल्यू which represents a group of the value, and such value is of great significance because it explains the characteristics of the whole group. And since average represent about entire data, its value somewhere lies in between the two extremes. वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होंगी उनकी मिड वैल्यू ये होती है। Therefore, for this reason, an average is frequently referred to as measure of central value. ऑब्जेक्टिव क्या है ये अब आप लोग इस पे आएंगे। पहला देयर है टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आर डेराइविंग फॉर एग्जाम्पल तो टोटल इनकम क्या होगा इस फिगर measures of sentence tendency are example. We are trying to compare the percentage result of student in different colleges in certain examination, particularly BCom. ये मान लीजिए 2011 मान लीजिए हम 2021 यही कहते हैं। Include which college is the best, or we can compare the pass percentage of the same college for different time period and thereby conclude as to whether the result are improving or deteriorating. वो improve कर रहे हैं या उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है, वो हमको कंपैरिजन से ही पता चल रहा है। And such comparison are of immense help. Excuse me, sir. Yes. Someone has waiting for requested to work. Okay. No, there is no one.
उनसे कहें फिर से वो ज्वाइन करें। एक्चुअली जब क्लास होती है तो आप स्लाइड पे होते हैं तो वो जो ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये है विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन हम अपने को ये देखते हैं कि वेदर द रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग और डिटेरियोरेटिंग, और उसके आधार पे हम कुछ डिसीजन लेते हैं कि मान लीजिए चीज़ें डिटेरियोरेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया इफ द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए इन बी कॉम वाज 80 इन 2010 एंड 75 इन 2011। अब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब कि देयर इज डिटेरियोरेशन इन दी परसेंटेज ऑफ द मार्क्स obtained by the student। अब इसके बिना पे हम इस पोजीशन पे हैं कि अब अथॉरिटी, वो स्कूल की जो अथॉरिटी है वो पहले रीजन स्केच करेंगे ये परसेंटेज हमारी क्यों डिटेरियोरेट की, और उन रीजन पे वर्कआउट करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे सो दैट कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है स्कूल का वो इंक्रीज करे। पर्टिकुलरली ये क्या है, ये गुड एवरेज की क्या मतलब नेसेसिटी होनी चाहिए, इसीलिए रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड एवरेज पर्टिकुलरली क्या आवश्यक होना चाहिए, एक गुड एवरेज के साथ क्या ऐसा होना चाहिए कि दैट्स फुलफिल द ऑल क्राइटेरिया पर्टिकुलरली। एंड सिंस एन एवरेज, हमको अभी तक जो भी हम लोग बातें की उसमें ये क्लियर है कि एवरेज इज नथिंग बट अ सिंगल which representing a group of value, and it is desired that such value satisfy the following property. This should be easy to understand. पहला प्रॉपर्टी है, since the statistical method are designed to simplify the complexity and it is desirable that an average be such that can be readily understood, otherwise its use is bound to be very limited। तो कोई भी हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। हम तो एवरेज मान लीजिए कैलकुलेट कर लिए, दैट्स गुड, लेकिन हम उस जो मास ऑफ डेटा है फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं सही में ये दिक्कत तो नहीं है चीज़ें, और इसके बिना पे जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कहीं वो चीज़ें उस ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ठीक। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। An average should not only be easy to understand but also simple to compute so that it can be used widely। एक बार आप देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो जारी होती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, तो आप देखते हैं उसी के बिना पे हम बहुत सारे हर एरिया के लिए कुछ न कुछ बातें, जैसे अभी इन्फ्लेशन का जो डेटा है इट इज शोइंग अबाउट द एवरेज प्राइस। वो जो एवरेज प्राइस है वो ऑप्टिमम लेवल पे है या लोअर लेवल पे है या हायर लेवल पे। जैसे हायर लेवल पे होता है तो कहते हैं कि देयर इज इन्फ्लेशन। तो ये इसी के बिना पे हम लोग समझते हैं। हाउएवर दो ईज ऑफ कंप्यूटेशन इज डिजायरेबल एंड इट शुड नॉट बी sought at the expense of the other advantage। For example, if in the interest of the greater accuracy particularly, use a more difficult average is desirable and one should prefer that। Based on all items, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। यदि आपके जो सीरीज ऑफ डेटा है उसमें से एक डेटा मिसिंग हुआ तो आपके जो एवरेज है वो एग्जैक्ट एवरेज नहीं, वो उस डेटा का फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं। एक भी पर्सन आपसे छूटना नहीं।
एक भी डेटा उस सीरीज का छूटना है। Therefore, the average should depend upon each and every item of the series, so that if any of the item is dropped, the average itself is altered. वो बदल जाएगा। जो हम जो फिगर चाह रहे हैं वो रियल फिगर आएगा ही। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया ड्यूरिंग दी एंट्री टाइम। Therefore, for example, when we deriving the arithmetic mean of 10, 20, 30, 40, 50, तो आप देखिए हमने समीशन ऑफ आल लिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो आप देख लीजिए 150/5 30, एंड इफ वी ड्रॉप वन आइटम से 50, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना हो जा रहा है? आपका अर्थमेटिक मीन तुरंत क्या हुआ? तुरंत मतलब 25 है, 30 से कितना आ गया? 25 आया। जैसे हमने एक मिसिंग किया। चौथा जो प्रॉपर्टी, नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये बड़ा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में जो ये हमको देखना होगा कहीं वो बहुत ज़्यादा बायस लोअर वैल्यू की तरफ तो नहीं है, या कहीं वो बायस हायर वैल्यू की तरफ तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी होता है। ये एक प्रॉपर्टी है फिफ्थ, रिजिडली डिफाइंड, एंड एवरेज शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड सो दैट इट हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। जैसे पर कैपिटा का जो मतलब मान लीजिए फिगर आया, उसके बिना पे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो डिफाइन मान लीजिए किया जा रहा है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एकेडमिशियन, वो सोशल साइंस में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के भी लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके रूरल डेवलपमेंट में IRDM के लोग कर रहे हैं। तो वो जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा वो वेरिएशन नहीं होना। एक बार एवरेज डिफाइन हो गया तो उसके बिना पे जो इंटरप्रिटेशन है वो सारे द्वारा सेम है। इसीलिए हम एज ए रिसर्चर जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हम चीज़ों के एनालिसिस करते हैं तो वहाँ जो गड़बड़ी होती है, क्योंकि भाई फिगर ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्ट में एक्सप्लेन होती है। जैसे आप देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे ईच एंड एवरी एरिया के स्टोरी को एक्सप्लेन और उसके सुटेबल रीजन भी। जब हमारे रीजन उससे डिफर होते हैं तो हमको क्या है, हमको रीजन देना पड़ेगा। या हमारे रीजन देखिए डिफर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, पहला ये, और उसके पीछे रीजन क्या है ये देना जरूरी। अदरवाइज वो जो एनालिसिस दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी लिटरेचर, वो तुरंत रिजेक्ट क्लियर। ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। तो एवरेज एक बार डिफाइन हो गया तो और उसके बिना पे जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम हो। 6 जो प्रॉपर्टी है, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि वी शुड प्रीफर टू हैव एन एवरेज दैट कुड बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन so that its utility is enhanced. For example, if we are given the data about the average and number of employees of 2 or more factors, we should be able to compute the combined average as well. इसके बिना पे यदि हम फर्दर कुछ स्टेटमेंट मान लीजिए 2 का दिया है, उसका हम कंबाइंड एवरेज देख लेते हैं फैक्ट्री का, तो बता सकते हैं क्या कंडीशन है। तो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है किसी एवरेज की, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सबसे मतलब कोई भी एवरेज है उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही है। इसलिए कहा गया लास्ट बट नॉट लीस्ट वी शुड प्रीफर टू गेट अ वैल्यू which has what the statistician calls sampling stability. Sampling stability होनी चाहिए। This means that if we take 10 different groups of college students and compute the average of each, we should accept to get approximately the same value
It does not mean one moment. It does not mean, however, that there can be no difference in the value of the different sample. वो हो सकते हैं. Therefore, there may be some difference, but those sample in which these differences, technically called sampling fluctuation, is less are considered better than those in which these differences is more. तो ये मतलब किसी भी एवरेज की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी की. यदि सैम्पलिंग स्टेबिलिटी नहीं होगी तो एक अच्छा एवरेज को नहीं माना जाता. अब इसके बिना भी यदि हम देखें तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस में दीज आर द एवरेजेस. पहला अर्थमेटिक मीन जिसे हम सिंपल और वेटेड, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक. इसके सिवाय मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, ये सारे के सारे भी हैं, बट इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हम लोग करते. रादर कि हम लोग मोर फोकस हम लोग का रहता है अर्थमेटिक मीन, मीडियन मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक. हर कोई देखिए समझता है, जानता है अर्थमेटिक मीन. जो सिंपल जो फार्मूला है वो क्या है? सिंपल फार्मूला अर्थमेटिक मीन का जो हम एज अ लेमैन, जो कि एक रूरल एरिया का भी बंदा एवरेज कैलकुलेट कर लेता है. किस बिना पे करता है? राहुल, टोटल नंबर जितना आंकड़ा दिया होता है ऐड करके उस नंबर से डिवाइड करके. यस एग्जैक्टली. ये तो क्या है, एक हमारी आम अंडरस्टैंडिंग. लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमें नेचर ऑफ डेटा के बिना पे मीन कैलकुलेट, टोटल जो नंबर्स है उसका समीशन ले लें और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड. ये क्या है? इज काइंड ऑफ ऐसा. लेकिन एडिट वर्जन हमें पहले क्या करना चाहिए? हमें पहले नेचर ऑफ डेटा को, अब जो स्टोरी होगी वो समवट डिफरेंट होगी. ये तो है अर्थमेटिक मीन तो सिंपल है, वो कैलकुलेट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट नेचर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग हमारे जो मेथड हैं, जो टूल हैं, वो चेंज होते रहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन की जगह हम मीडियन क्यों यूज करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन ही यूज कर सकते हैं. ठीक, हम मोड क्यों यूज करते हैं, मैं अर्थमेटिक मीन ही यूज करना चाहिए. हम ज्योमेट्रिक मीन क्यों ले रहे हैं, हम हार्मोनिक मीन, हमको हार्मोनिक मीन क्यों जरूरत पड़ती है. दीज आर द वैल्यूएबल क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में रखना चाहिए कि हमें अदर, जब सिंपल एवरेज से ही हमारा काम हो जा रहा है तो हमें अदर एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डेटा. जैसे नेचर ऑफ डेटा चेंज हो रहे हैं, हमारे जो टूल हैं वो क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं. हाँ, अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग द एवरेज. हम उस सीरीज का एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट वो अर्थमेटिक मीन, वो मीडियन हो सकता है, वो मोड हो सकता है, हार्मोनिक मीन हो सकता है, वो ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है. ठीक, तो ये है अंडरस्टैंडिंग. तो सिंपल तो हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ जो सिंपल अर्थमेटिक मीन, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि ये इसको हम एक्स बार से दिखाते हैं. इतने नंबर ऑफ वेरिएबल हम उसको ऐड कहते हैं और टोटल नंबर ऑफ इवन वेरिएबल से हम डिवाइड. इसलिए इसका जो फार्मूला होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन का, समीशन एक्स बार बराबर समीशन एक्स अपॉन एन नंबर. हाँ, तो एक्स बार यहाँ पे क्या है, इट इज अर्थमेटिक. समीशन एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक, एंड एन क्या है,
इट इज़ द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, इसमें बस दो स्टेप ऐड है। पहला हम समीशन ले रहे हैं, जो थोड़ा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 एम्प्लॉइयों का क्या है, इनकम दिया, मंथली इनकम दिया। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक, तो आप देख लीजिए सारे का हमने n बराबर 10 है, कन्फर्म है, सारे को ऐड कर लिया गया है, यहाँ पे इतना वैल्यू आई है। और लास्ट में जो मीन आया है, मतलब एवरेज जो आया है, एवरेज इनकम वो कितना आया, आ रहा है ये 10 एम्प्लॉइयों का 20,265। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं ये मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ लोअर वैल्यू का भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें, एक तरफ हायर वैल्यू का भी रिप्रेजेंटेशन है। ये बायस नहीं है। और ये फिगर को हम ड्राप कर दें तो अभी आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू, हाँ वो एवरेज अचानक डाउन हो जाएगा, देन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। सर ये वाला क्वेश्चन सर समझ नहीं आया सर, एक्सप्लेन कीजिए। ये इसमें ये बेटा, यस सर, यहाँ पर सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर 10 कैसे है सर? अरे बेटा ये देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना बेटा, ये 10 एम्प्लॉइयों का एवरेज मंथली इनकम दिया, n बराबर कितना हुआ सर यहाँ जो तो मंथली इनकम के बगल में जो कॉलम बना हुआ है 6 7 8 9, ये क्या है? 6 7, ये एम्प्लॉइज के नीचे जो कॉलम बना हुआ है मंथली इनकम के बगल में सर, नीचे कॉलम बना हुआ है। ये सिर्फ ये नंबर ऑफ देख रहे हैं, इसके बगल में सर, इसके बगल में ये मंथली सिंपल नंबर दिया हुआ है प्रत्युष को, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर, सेकंड। ये देख रहे हैं, फिर 6 7 8 9 10 5 का लिया है ना बेटा, 5 का यहाँ दिखाया है, फिर रिमेनिंग 5 का यहाँ लिखा है, इसीलिए n बराबर कितना है, 10 है ना। ये हाँ, थोड़ा सर। सा गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसको यही दिखा देना चाहिए था। ठीक है, ये चूंकि ये बुक के फॉर्मेट में चीज़ों को मिनिमाइज करके ही रखा जाता है, ये एम्प्लॉइज यही पे होना चाहिए 6 7 8 9, फिर उसके सामने ये डिटेल होना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ हाँ, तो ये है इसमें, ये तो बहुत ईजी है, अभी तो चीज़ें बहुत हम लोग प्राइमरी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है, समीशन एक्स ले लिए, मतलब सारे की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 10 है, 10 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो 10 एम्प्लॉइयों का जो एवरेज इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2265, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल ऑफ द इंडिया, इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द होल ऑफ द इंडिया। एक तो ये जनरल नियम है, हर कोई जानता है, कॉमन पीपल भी इसको कर ले, यदि उसको जोड़ आ रही है, जो घटना गुणा भाग एटलीस्ट इतना आ रहा था, तो ये कर ले। अब जो हम लोग, क्योंकि एजुकेटेड की बात होती है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हाट इज नोन एज द arbitrary virgin particularly, and when deviation are taken from an arbitrary virgin, the formula of calculating arithmetic mean is, जैसे मान लीजिए जब उसमें यही है, इसका फार्मूला जब हम आर्बिट्री वर्जिन को लेके चलेंगे तो थोड़ा फार्मूला इसका चेंज है। तो ये क्या है, एक्स बार बराबर, अब देखिए ए प्लस समीशन डी अपॉन डी, जहाँ पे ये क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन हम क्या करते हैं, और डेविएशन फ्रॉम दी गिवन आइटम, डेविएशन डी बराबर एक्स माइनस हम एज्यूम मीन करते हैं। अब इसके लिए क्या है स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उस डेविएशन का फिर हम सम लेते हैं, देन हम ये फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं, समीशन एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन डी अपॉन। अब मान लीजिए ये है, सेम डेटा है, आप देखिए यहाँ पे वही सेम डेटा यहाँ पे किया गया।
अब यहाँ पे क्या किया गया, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन ले लिया है 22,000 को ले लिया एज्यूम्ड। ठीक, ये एज्यूम्ड मीन ये 4 और 5 के एवरेज के बिना पे लिया गया है 22,000। अब सारे ये जो वेरिएबल है यक्स है और ये एज्यूम्ड मीन को हम डी मानते हैं, ये देखिए। अब कर दीजिए, ये आ गया समीशन। चूँकि वैल्यू बड़ी है इसलिए हम एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बड़ी है हम डायरेक्ट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हमारे जोड़ में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं किसके बिना भी, एज्यूम्ड मीन के बिना। जब एज्यूम्ड मीन के बिना भी जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं फिगर काफ़ी छोटे आए। ठीक, अब क्या हो रहा है, उसके बिना पे यदि हम एवरेज कैलकुलेट करें, तो चूँकि हम एज्यूम्ड मीन ले चुके हैं 22,000 और समीशन डी हमारा 26/2,650 है और एन बराबर इतना है। तो ये देख लीजिए 20,000 प्लस इतना अपान 10, देखिए तब भी फिगर कितने आए, वही है जो एवरेज इनकम आई वो उतना ही है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, फिगर जो रिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मीन, ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मीन के आधार पर हम लोगों ने फिगर को रिड्यूस किया। ठीक, तो ये है। अब जो मेन है वो हम जैसे लोगों के लिए अब चीज़ें आएंगी कि जो डेटा के जो नेचर हैं चेंज होंगे, तो किस हिसाब से हमको बनना है। डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में हम लोग समझे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ जो एग्जैक्ट नंबर, कंटिन्यूस क्या, रेंज में डेटा की क्या वैल्यू। ठीक, तो इसको हम अलग से नहीं बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ऑलरेडी वी हैव स्टडी इट। अब डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए अर्थमेटिक मीन यही है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो डेटा होंगे अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक्स बार फ्रीक्वेंसी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं गिवन वेरिएबल से, फिर उसका हम समीशन लेंगे डिवाइडेड बाई के। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया एफ इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी बार उस सीरीज में आया है। ठीक, ये है फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लीजिए, मार्क्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, 20 मार्क्स होल्ड कर रहे हैं 8 स्टूडेंट, 30, 12, 40, 20, 50, 10, 66, 74। अब इसी को क्या करना है, हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, तो मार्क्स हम रख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ रख दिए, और फिर इसको हमने एफ कर दिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, और इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देख रहे हैं 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4 280, और यन बराबर आप यहाँ से जोड़ लीजिए, ये यन बराबर 60 और समीशन एक्स बराबर 2460 आए। तो फार्मूला हमको मालूम है, एक्स बार बराबर समीशन एफ एक्स अपान एन। तो ये जो एवरेज जो मार्क्स आए इस सीरीज ऑफ डेटा का कितना आ रहा है, इस सीरीज ऑफ डेटा के एवरेज कितना आया, सीरीज ऑफ मार्क्स 41 सर। अब ये तो डायरेक्ट मेथड है, जब व्हेन देयर इज फ्रीक्वेंसी इनटू द डेटा। ठीक, अब ये शॉर्टकट मेथड है जिसको कि हम लोग एज्यूम्ड मीन से लेके चले कि हम डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस करके हम जो ये चूँकि जो कभी कभी जो हम लोग भाग करते हैं, डिवीज़न करते हैं, जब वैल्यू बड़ी होती है तो डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है, जब वैल्यू छोटी होती है तो
तो डिवीज़न हमारा उतना ही इजी होगा। ठीक, इसलिए हम मान लीजिए शॉर्टकट मेथड अभी हम करना चाहें, ये सारे मेथड हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैविंग द कमांड ऑन द स्टैटिस्टिकल टूल। एक के बाद हम दूसरे कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके बिना पे ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है, इसी तरह क्या है वो डेवलपमेंट, तो इसके लिए ये है शॉर्टकट मेथड, फार्मूला हमको मालूम है। अब मान लीजिए वही सेम मार्क्स हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव मीन वैल्यू ले लिया 40 एज्यूम्ड वैल्यू, और इसमें हमने क्या किया x माइनस डी हम एज्यूम 40 ले लिए। क्यों? क्योंकि यदि इनका एवरेज ले लें तो ये 50, 30 और 50 ये टोटल कितने हैं, ये जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं? 60 है सर। नहीं, ये तो f की वैल्यू 60 है, दैट इज गुड, मतलब दैट इज ट्रू, लेकिन हम इसकी बात 270 नहीं सिर्फ ये 20 मतलब 1 ठीक है 6, ठीक है, तो उस 6 में हमको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यदि मान लीजिए 60 और 50 का ले रहे हैं, 110, 55 रिप्रेजेंटेबल नहीं है। हम ले रहे हैं 50 और 80 का एवरेज ले रहे हैं, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। ये क्या है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को एज्यूम्ड मीन लेके चल, इसी को हम एज्यूम्ड मीन लेके चल। ठीक, अब हम क्या क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ दिए हैं x माइनस डी, तो हमारा d कितना है, हमारा d कितना है 40 है, और x की वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30। फिर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ले लें एफ डी, ये मल्टीप्लिकेशन और समीशन एफ डी ले लें, तो ये 60 और n बराबर 60, तो x बराबर समीशन एफ डी अपान n, क्योंकि हमारा और ये प्लस यहाँ पे मिसिंग है, ये प्लस समीशन एफ डी अपान n, ये की जगह हमारा 40 हम लोग एज्यूम प्लस 60 अपान 60। अब देख रहे हैं एवरेज यहाँ जो डिवीजन है वो कितना रिड्यूस हो गया भाई, 60 से 60 को डिवाइड कर रहे हैं हम, कितना आ गया 1 आ गया, 40, हाँ 40 प्लस 1 दैट इज 40। रिजल्ट सेम है, बट थोड़े से हम एज्यूम्ड मीन का यदि हम सहायता ले रहे हैं, तो जो हमारी जो डिवीजन की जो प्रोसेस है वो क्या है, इजी हो जाए, वो इजी हो जाए। अब कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, पर्टिकुलरली ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमें आपको पता है कि रेंज में डेटा होते हैं। इसके भी दो मेथड होंगे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों। जब हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समीशन एफ एम अपान एन, यहाँ पे एम क्या है, ये मिड वैल्यू ऑफ वेरियस क्लास है। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो 0 से 10 या 10 से 20, 20 से 30 ऐसे सीरीज में कंटिन्यूअस उस रेंज में। ठीक, तो इसके लिए हमको मिड पॉइंट पहले निकालना पड़ता है कंटिन्यूअस सीरीज के, फिर दिए गए फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समीशन लेके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हम डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट। और जो मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं वो ये फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 मिसिंग है। मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये स्टेप मान लीजिए ये है, दिस इज द डेटा
by which we have to calculate the arithmetic mean with the help of the direct method. तो मार्क्स के 0 से 10 के बीच नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, 10 से 20 में 10 है, 20 से 30 में 25 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, 30 से 40 में 30 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, 40 से 50 में 20 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, 50 से 60 में 10 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। अब इसका हमको डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है मीन। तो पहले अब देखिए मार्क्स यहाँ रख दें, उसका मिड पॉइंट यहाँ ले लिया गया है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10/2 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 50। देख रहे हैं, इस तरह ये मिड पॉइंट हमारे कैलकुलेट हो। नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है वो ये दिया गया है, दैट इज n बराबर 10। अब हम क्या कर रहे हैं, f इंटू m, 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 25 625, 35 इंटू 30 1050, 45 इंटू 20 900, 55 इंटू 10 550। अब इनका समीशन ले लीजिए, समीशन एफ एम 3300 और n बराबर 100। तो हमारा जो डायरेक्ट फार्मूला है आपको मालूम है, समीशन एफ एम अपान ये 3300 अपान 100, जो एवरेज आया वो कितना आया 33। अब इसी का हमको क्या करना, शॉर्टकट मेथड लेना है। ठीक, मान लीजिए यही 100 न रहता, कोई और वैल्यू होती तो डिवीजन करने में हमको उतना आसानी नहीं है, क्योंकि 100 था तो 100 से कैंसिल होकर 33 आ गया। लेकिन यही वैल्यू कुछ 99 या कुछ होती, थोड़ा हमको डिवीजन प्रॉब्लम, उस डिवीजन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द एज्यूम्ड मीन। अब इसमें आप देखिए एज्यूम्ड मीन हम ले रहे हैं, ये प्लस समीशन एफ डी अपान n कर ले रहे हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो स्टेप फॉलो किए गए हैं, डेटा वही है, पहले हम डायरेक्ट मेथड से चले हैं, अब हम एज्यूम मीन से चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एज्यूम मीन हम 35 ले रहे हैं, बाकी इसमें हम ये सब तो हम लोग किए ही। ठीक है, मिड पॉइंट हमने लिया है, नंबर ऑफ लिए थे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग किए थे वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हमको मिड पॉइंट का, हमको मिड पॉइंट के साथ जो डिफरेंस लेंगे एज्यूम मीन का, उसके साथ अब हमको मल्टीप्लाई करें। तो हम मिड पॉइंट हमारा यहाँ पे 35 है। अब देखिए m माइनस ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए है बेटा। यदि हम मान लीजिए इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं, इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, 20 आएगा। ठीक, 20 आएगा, है ना। ये तो जोड़ेंगे उसका एवरेज से, फिर जब हम इसका और इसका ले रहे हैं, इसका ये 25 और 35, तो हमको रिप्रेजेंटेटिव डेटा देखना है, हमको रिप्रेजेंटेशन देखना है कि वो रिप्रेजेंटेशन, ये जो सारे मिड पॉइंट है, उसको एग्जैक्ट कौन सा जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपका जो सवाल है बहुत वैलिड था, ये सवाल होना भी चाहिए कि आखिर क्यों 35 लिया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये 35 मिड पॉइंट लिया गया। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन हमको मालूम है, m माइनस डी, m ये है, और b कितना है 35, 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35। अब हम क्या कर रहे हैं, f इंटू डी, ये देख रहे हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर इन सारे का हमने समीशन ले लिया, समीशन एफ डी माइनस 200 आ गया, n बराबर 100 आ गया। तो ये देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो जा रही है, वहाँ पे वो जब हम मल्टीप्लाई
मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्ट फॉर्म में, तो वो वैल्यू कितनी थी 3300 थी, है कि नहीं। लेकिन जैसे हम एज्यूम मिल ले रहे हैं, ये वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितनी आ गई, -2। -2। हाँ, तो ये वैल्यू क्या होगी, काफ़ी रिड्यूस हो गई। ठीक, अब जब रिड्यूस वैल्यू हो गई, तो रिड्यूस वैल्यू के साथ यदि हम डिवीजन करेंगे तो वो हम बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। हम उसको क्या करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। ठीक, तो एक्स बराबर हमको फार्मूला जो शॉर्टकट मेथड का मालूम है कि एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ टी अपॉन या। ठीक, तो 35 हम माने हैं माइनस 200 अपॉन 100, तो ये 2 35 माइनस 2 कितना है 33, ये इट इज 33। मीन जो एवरेज है दोनों का सेम है, बट द मेथड इज डिफरेंट। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वी कैन आल्सो डिवाइड द डेविएशन बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, दैट इज m माइनस a डिवाइडेड बाय I एंड देन मल्टीप्लाई बाय I in the formula for getting mean। therefore ये जो फार्मूला हो जाएगा जब हम क्लास इंटरवल को लेके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे फार्मूला इस तरह हो जा रहा है, समीशन x बार बराबर a प्लस समीशन एफ टी अपॉन n इंटू आई। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेप ये बढ़ाए हैं, हालांकि आई नहीं करेंगे तभी हमारा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे हम आई करेंगे तो ये चूँकि छोटे डेटा है, ठीक है, जैसे हम आई करेंगे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई जैसे हम आई कर देंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो हाँ, जाएगा। और रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और इजी हो जाएगा। जितने हम कम नंबर से गिवन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा गलतियां होने की संभावना नहीं रहती। यदि नंबर्स बड़े हैं तो गलतियां होने की क्या है पॉसिबिलिटी रहती है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आई से यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं और फार्मूले में हम आई से क्या कर रहे हैं, फार्मूले में हम क्या कर दे रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये क्या है, दोनों वैसे भी कैंसिल हो जा रहे हैं, देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहे हैं, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम क्या किए हैं, इसको मिड पॉइंट का जो डिफरेंस आया है, ठीक, इसको और रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो ये है, ये आप देखिए। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का जो रेंज है क्या है, 10 है। क्लास इंटरवल का जो रेंज है क्या है, 10 का ही है ना, इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस 10 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू देख रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 आ गया। ठीक, अब हम एफ और डी से मल्टीप्लाई बाई 5 × 3 10 × 2 25 × 1 -1 30 × 0। तो ये वैल्यू क्या होगी और रिड्यूस होगी। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, हमारे मल्टीप्लिकेशन में अब गलतियाँ नहीं होंगी। सो दैट ये हमारा समीशन एफ डी -20 आ गया। फार्मूला हमको मालूम है कि जब हम क्लास इंटरवल को कंसीडर कर रहे हैं तो चूँकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35 - 20 अपॉन 10, ये देखिए -20 आया है अपॉन 100 × 10, देख लीजिए 35 - 2 = 30। मतलब एवरेज में कहीं फर्क नहीं पड़ा। तीनों केस में हमारे जो एवरेज हैं कितने हैं, हमारा एवरेज तीनों केस में 35 है। बट हम क्या है, हाँ, थोड़े से हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमारे स्टेप्स क्या है, भले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वो क्या हो जा रहा है, काफ़ी रिड्यूस हो। तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हम थोड़े से अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एवरेज में देखिए कोई फर्क नहीं है।
जिसका जो कि हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टी ऑफ गुड एवरेज में, यदि हम बात किए थे। अब ये कुछ फार्मूले हैं, इसमें है कि फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज, ये वाज द सेम आंसर। डायरेक्ट मेथड टू द सिंपलेस्ट इन्वॉल्व मोर कैलकुलेशन एंड मिड पॉइंट, तो थोड़ा सा लार्ज मैग्नीट्यूड। अब ये है, यही देखिए, जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको यदि करेंगे, इस फिगर को यदि आप डायरेक्ट से करें, करके देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब डेटा की जो मतलब रेंज अधिक हो, उसमें हमको फिर स्टेप डेविएशन मेथड ही एक मेथड होता है, जिसके बिना पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो फिगर थे, ये अभी के जो फिगर थे, ये इसका डायरेक्ट मेथड करें या शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, या आप मतलब उसको लें, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल को कंसीडर करें, तीनों को कंसीडर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन फिगर में बहुत मतलब बड़ी फिगर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही फिगर्स बड़ी होती हैं, ये इस टाइप के, उस केस में स्टेप डेविएशन ही सबसे सिंपलर मेथड होगा, जैसा कि आप देखें, ठीक, ताकि एरर को हम मिनिमाइज करें। ये सब एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है। करेक्टिंग दी इनकरेक्ट वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कोई इनकरेक्ट वैल्यू, उसको हम कैसे करेक्ट करें, ठीक है। इसमें है कि sometime happen that due to an oversight or mistake in copying certain wrong item are taken while calculating the mean। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं, कभी कभी मान लीजिए हम 47 करना है, लेकिन 37 बाई डिफ़ॉल्ट 37 एंट्री, तो जाहिर सी बात है आपका जो एवरेज होंगे उसमें गड़बड़ी होगी, तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। हम इनकरेक्ट समीशन एक्स हम डिडक्ट करेंगे रॉन्ग आइटम एंड ऐड करेंगे करेक्ट आइटम, देन डिवाइड करेंगे इसको बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर जब रिजल्ट होगा वो करेक्ट मीन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि द मीन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40, ठीक है। तो मीन मार्क्स 40 स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का वो 40 होना चाहिए। लेटर एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरेड, ऐड 83, फाइंड द करेक्ट मीन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। हमको देखिए इंफॉर्मेशन दी, n बराबर 100 दिया हुआ, x बराबर 40 दिया, ठीक है। तो सिंस हमारा जो x बार है समीशन x अपॉन n, ठीक है, और समीशन x आपको मालूम समीशन x कैसे निकलेगा, n इंटू x से, और वो कितना आया है, वो 4000 आ रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। कैसे करेक्ट जो हमको दिखना होगा, चूँकि रॉन्ग एंट्री हुई है, ठीक है, करेक्ट समीशन x हमको चाहिए, उसके लिए इनकरेक्ट पहले हम इनकरेक्ट समीशन x माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। तो ये देख रहे हैं 4000 माइनस 83, क्योंकि 53 की जगह 83 एंट्री हो गया, माइनस 83 प्लस 53, ये वैल्यू आ गई 3970। तो करेक्ट जो x बार होगा हमारा, करेक्ट समीशन x अपॉन n, ये आ गया 39.7। अभी जब 83 था तो उसका एवरेज कितना आ रहा था, उसका एवरेज कितना आ रहा है 40 आ गया। लेकिन जैसे हमने एंट्री को मॉडिफाई किया 53 के टर्म में, तो आप देख रहे हैं कि समीशन एक 3970 आ गया, और जो एवरेज है वो 39.7। इस तरह हम करेक्ट मतलब करेक्ट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन देयर आर इनकरेक्ट एंट्रीज। जब इनकरेक्ट एंट्रीज भी हो जाए तो भी हमारे पास टूल्स हैं कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक।
ये सेम चीज़ यहाँ पे भी किया गया। हाँ सर ये बोल रहे थे कि सर हम लोग को जो भी स्टैटिस्टिक अप्लाई करना है वो तो एक्सेल शीट पे अप्लाई करना है। हाँ हाँ तो सर जब एक्सेल शीट पे हम काम करेंगे सर तो डायरेक्ट मेथड सबसे इजी होगा कि हम लोग एक और दो फार्मूले यूज करके निकाल लेंगे। तो सर ये शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का क्या यूज होगा? डायरेक्ट मेथड में कर लेंगे वो ठीक है, एक्सेल में करेंगे अभी आपको एक्सेल में, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम होते थे आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पे ना तो आपको कैलकुलेटर दिए जाते हैं ना ही एक्सेल रहेगा, ठीक है बेटा। वहाँ पे आपको आपके ही माइंड से यूज़ करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका मैनुअल कैलकुलेशन है, मतलब एक्सेल से कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें चाहे शॉर्टकट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला हम सेट कर लें, फार्मूला सब में सेट करना पड़े एक्सेल में जाके। यदि हम डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सेट कर रहे हैं तो ठीक है, हम शॉर्टकट मेथड का भी फार्मूला हम सेट कर सकते हैं। हम क्लास इंटरवल के वो जो कंसीडर कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैनुअल कैलकुलेशन के लिए है। जब आपके एग्ज़ाम होते थे आप पेपर देखिए ये वाला, ठीक है, पेपर 2 जो आपका है IRDM का, उस पेपर को उठा के देखिए तो वहाँ पे तो फिर आपको मतलब जितने स्टेप आपको बता रहे हैं वो ज़्यादा स्टेप है। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ वैल्यू अधिक होगी उस केस में आप भाई मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वैल्यू का नंबर ऑफ मोर वैल्यू से करना क्या आसान नहीं होता, वो टाइम लेता है। इसलिए क्या ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये हमको जरूरत है, ठीक है बेटा। ये है और ये चीज़ जान लीजिए, स्टैटिस्टिक्स के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। टीचर आपके बताते हुए चलें, इसके साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और हमने ये भी देखा इवन जो स्टूडेंट ना तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में रहा उसका, ना तो ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज ए पेपर है, लेकिन विथ हैविंग द कमांड ऑन द एक्सरसाइज पार्ट वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर करते हैं। हमने देखा बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको शुरू में कहते थे सर हमको तो नहीं समझ में आता ही है, तो ये हुआ बेटा तुम एक्सरसाइज जितना करोगे तुम्हारा कमांड उतना अच्छा। तो ये जो पेपर है इट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारे कंफ्यूजन भी दूर होंगे। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई एक्सेल में करना, ठीक है, एक्सेल में तो आपको सिखाया जाएगा, बताया जा रहा है, लेकिन जब पेपर आएगा तो वहाँ नहीं ना बताया जाएगा भाई, वहाँ एक्सेल नहीं होगा, वहाँ कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, वहाँ आपका माइंड होगा और आपकी प्रूडेंसी उस क्वेश्चन को डील करने की कितनी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वे हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हो रहा है दैट्स नहीं हो रहा तो हमारे पास और, ठीक है। अब ये है कि कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द ओपन एंड ये ओपन एंड क्लास वो दी नहीं रहती एंड only depend upon the class interval following the first class and preceding the last class. For example, observing the following: ये below 10, 10, 20, 20, 30 ये करते करते ये 50। अब पहले अब इसके बिना पे यदि इसी तरह का डेटा हो तो इसके बिना पे हम क्या कैलकुलेशन कर पाएंगे अर्थमेटिक मीन का? बिलो 10 और एबव 10 को एज इट इज़ हम रखे रहें, क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा वर्ड है दूसरी तरफ हमारा नंबर है, तो जब तक हम इसको रेंज में नहीं लाएंगे तब तक क्या हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे फर्स्ट और लास्ट के बीच के जो हमारे इंटरवल हैं उनका नेचर कैसा है, वो किस रेंज में है? तो हमको दिख रहा है कि वो 10 के ही रेंज में है। वो किसके रेंज में है?
ये सारे के सारे 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ये सारे के सारे किस रेंज में? 10 के रेंज में। 10 के रेंज में। अपर लिमिट से हम लोअर लिमिट को घटा दें तो रेंज हमको पता, रेंज आप इंटरवल हमको पता चला। तो यदि हम 20 - 10 करें तो 10, 30 - 20 कर रहे हैं 10, 40 - 30 कर रहे हैं 10, 50 - 40 कर रहे हैं 10। उसके बिना पे हमको दिख रहा है कि ये तो हो जाएगा 0 to 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 to 60। अब क्या हो, जैसे हमने ये मतलब हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन या करेक्शन किए, अब हम क्या है, नाउ वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट एवरेज। अब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने की कंडीशन में हैं। कर लीजिए, ये सब कैलकुलेशन किए गए हैं वही। ये मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं अर्थमेटिक मीन की, ठीक है, ये समझ लीजिए थोड़ा। पहला है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन टेकिंग द साइन इनटू काउंट ऑलवेज 0। जो हम डेविएशन लेते हैं, ये जो डेविएशन है आप देख लीजिए, ये माइनस कितना है, -30 है, और ये कितना है +30। ये जो डेविएशन है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देख लीजिए, डेविएशन यदि हमारा 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हम जो एज्यूम्ड मीन लिए हैं उसमें कहीं क्या है, हाँ कहीं एरर है। यदि हम एज्यूम्ड मीन करेक्ट ले रहे होंगे तभी हमारा जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, 0। अदरवाइज देयर इज एरर ड्यूरिंग दिस सिलेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड मीन। इसके बिना भी ये 30 आ गया, मान लीजिए ये एवरेज हमका हमारा पता चल गया, समीशन x upon n 150/5। When the sum of the deviation from the actual mean, that is 30, is taken, it comes out to be 0. It is because of this property that the mean is characterized as the point of balance, that is the sum of the positive deviation from, it is equal to the sum of the negative deviation from it. अब क्या करेंगे, दूसरा ये तो ये प्रॉपर्टी होगी एज्यूम्ड मीन की, एक्चुअल मीन। दूसरा है जो प्रॉपर्टी द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। ये जो फॉलोइंग एग्जांपल है इसको आप देखिए, x - 4 फिर x - 4 का स्क्वायर, ये कितना आया है, ये 10। द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल टू 10 in this case, and if the deviation are taken from any other value, the sum of the square deviation will be greater than 10। इसी और वैल्यू से यदि हम डेविएशन लेते हैं तो ये 10 से अधिक ही होगी। For example, let us calculate the square of the deviation of item from the value of less than arithmetic mean. अब लेस देन से कर रहे हैं तो देख लीजिए ये कितना 15 आ गया। ये जो एज्यूम्ड मीन है यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन है ये 4 है, 4 किसके बिना पे आ रहा है आपको मालूम है, समीशन x/n, n की वैल्यू कितनी है 5/20, तो ये 4 हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और यदि हम इस 4 को न लेके किसी और से यदि हम डिविएशन कर रहे हैं तो जो हमारे स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक्सीड कर रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो ये भी हमको देखना है, जो डेविएशन है, जो एज्यूम्ड मीन हमको लेना है, वो ये जो वैल्यू है इसका हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड से हम पहले इसका हम एवरेज निकाल ले रहे हैं, इसके बिना पे ही हम
एज्यूम्ड मीन लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे, कोई स्टूडेंट कोई पूछ रहा है। सर अभी जो एज्यूम्ड मीन बता रहे थे उसमें तो मतलब 5 भी हो सकता था। इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसमें 4th है एज्यूम्ड मीन, ये और ऊपर नहीं सर यही बोला ये वाला नीचे। हाँ। यस इसमें भी तो 4 ही एज्यूम मीन है ना बेटा, यही तो बात की जा रही है कि जब 4 एज्यूम मीन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो डेविएशन तो 0 है, पहले प्रॉपर्टी डेविएशन को लेके। तो दूसरा ये था कि ये 10 है, मान लो 10 हम एज्यूम मीन जो एग्जैक्ट है उससे लेके चलना है तो 10 है, और हम किसी दूसरे वैल्यू से लेके यदि हम एज्यूम मीन लेके उसका जब हम स्क्वायर ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, उसकी वैल्यू अधिक हो जाएगा, यही यहाँ पे कहा गया है। इसलिए हमारा जो डेविएशन है ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम मीन ही होना चाहिए, नहीं होगा तो जो स्क्वायर ऑफ वैल्यू है उसमें क्या है, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे, और जब चेंजेस दिखेंगे तो जो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो नियर अबाउट जो वैल्यू होगा फिगर मतलब एवरेज का, हम उस तक नहीं पहुँच पाए। और इस प्रॉपर्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दिस प्रॉपर्टी that the sum of the square of item is least from the mean is of the immense use in regression analysis। वो बाद में आप लोग को बताया जाएगा जब भी कभी आप लोग को पढ़ने का इच्छा हो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है सर हाँ हाँ सर क्वेश्चन ये है, दोनों जैसे क्वेश्चन आप कंपेयर किए कि एक मीन में सर मतलब डेविएशन आ रहा है 15 का 10 आ रहा है। क्वेश्चन ये है सर कि जो सेंट्रल वैल्यू जो आप बोल रहे हैं जो एज्यूम्ड मीन है उसको सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, मतलब किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करें, क्वेश्चन ये है सर। क्वेश्चन तो कोई अनम्यूट करो भाई, कोई ये हमने तो अभी क्लियर हो गया ना बेटा, जो एज्यूम्ड मीन है इट इज कैलकुलेटेड ऑन द समीशन ऑफ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस गिवन टोटल नंबर। ये कितना 5 है, समीशन कितना आया है, मतलब सर मीडियन निकालना है। नहीं भाई ये समीशन इसका 20 है और ये वैल्यू कितनी है 5 है ना, जी सर। तो 20 अपॉन 5 कितना आया, तो 4। ये एज्यूम्ड मीन तो 4 ही होगा, यही हो रहा है ना बार बार, तो हम कह रहे हैं दिस द फार्मूला टू डिराइव द एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब देखिए सर बट इसके पहले तो कुछ और मेथड से एज्यूम्ड मीन फाइंड किए थे। हाँ वो भी, ये फार्मूला वहाँ लगाइएगा तब भी एज्यूम्ड मीन वही आएगा। ठीक है बेटा, यही सेम फार्मूला यदि वहाँ लगाइएगा फिर तब भी आपको एज्यूम्ड मीन यही आएगा, वही आएगा जो हमने बात की। ठीक है, लेकिन इट इज द सेट फार्मूला, इट इज द सेट फार्मूला। इस वाले वैल्यू को वहाँ भी करके देखिए, ये जो कैलकुलेशन है वहाँ भी करके देखेंगे तब भी एज्यूम्ड मीन वही आएगा जो हमने इसके पहले बताया। ठीक है, करके देखिए। ठीक है सर बट आप वहाँ पर अलग अलग कराए थे और जो वैल्यू उसमें लाइक कर रहा था उसमें क्या हम तो कह रहे हैं बेटा कि अब हम करेक्शन कर रहे हैं, ये जो सेट फार्मूला हम वहाँ भी अप्लाई करके देखिए, देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट मीन। ओके, जैसे ये वाला डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, हाँ ये कंटीन्यूअस, हाँ ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस में भी हम मिड वैल्यू लेंगे ना, मिड वैल्यू के आधार पे फिर हम देखेंगे कि उसका एज्यूम्ड मीन क्या है। ठीक है, बस एक स्टेप बढ़ जा रहा है, कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है हम मिड वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करें, डिस्क्रीट के केस में हम इसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को लेके हम एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। तो ये सब है, ये कंबाइन जो एवरेज होता है उसके फार्मूला है कि यदि मान लीजिए हमको कंबाइन एवरेज निकालना है नंबर ऑफ फॉर्म्स के। ठीक है,
तो ये कंबाइंड एवरेज निकालने की ये फार्मूला है। इफ वी हैव अर्थमेटिक मीन of number of items of two or more than two related groups, then we can compute the combined average of these groups by applying the following formula: summation x bar upon 1 2, that means n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2। और ये x bar 1 2 क्या है? दिस इज द combined mean of the two groups है। x1 बार क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप है। x2 बार क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप। n1 क्या है? नंबर ऑफ आइटम इन द फर्स्ट ग्रुप। n2 क्या है? नंबर ऑफ आइटम इन द सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला दिया गया है, जैसे द फार्मूला ये मान लीजिए मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 61 inches and the mean height of 35 female worker in the same factory is 58 inches. Find the combined mean height of the 60 worker in the factory. पहले हम मेल का अलग अलग देख रहे हैं, फिर फीमेल का अलग, अब हम कंबाइन मान लीजिए। तो कंबाइन के लिए ये फार्मूला हमको मालूम है। ये सारा दिया है n बराबर 25 इंटू 61 प्लस n2 दिया है आपका 35, x2 दिया 58 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 25 प्लस 35, ये 59.25। देख रहे हैं इसका 61 58। जब हम कंबाइन एवरेज निकालें, जैसे हम लोग के माइंड में क्या रहता है कि ये दोनों हैं तो इन दोनों का हम एवरेज ले लें। कंबाइन जो हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में यही है कि यदि हम 61 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो दोनों का कंबाइन आ जाएगा। यही हम लोग करते हैं ना। दैट इज द मिसकंसेप्शन। द एग्जैक्ट फार्मूला इज दिस। इसी तरह मान लीजिए यदि थर्ड 3 ग्रुप है तो हमारा एक तो बढ़ जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 है 4 हो जाएगा। ये है, बट कुछ लिमिटेशन भी है अर्थमेटिक मीन की। मेरिट के साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक, मेरिट्स है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एवरेज टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इजीएस्ट टू द कंप्यूट। ठीक, नाइदर द राइम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने में सबसे ये सिंपल भी है और कंप्यूट करने में भी इजी। इट इज़ अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इन सीरीज। हम सारे आइटम को ले रहे हैं, सारे को ऐड करके ही हम निकाल रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द रिजिड मैथमेटिकल फार्मूला। ये जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड चाहे इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड या हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये फार्मूला क्या है, एक बार रिजल्टली डिफाइंड है। फार्मूले में हम टेम्परिंग करने की कंडीशन में नहीं। ठीक, एंड being determined by a rigid formula, it lends itself to a subsequent algebraic treatment better than the median or mode. It is relatively reliable in the sense that it does not vary too much when we repeated the samples are taken from one and the same purpose, at least not as much as some other kind of statistical description particularly. And the mean is typically in the sense that it is the center of gravity, balancing the value either side of it. आप देखते हैं जैसे 40 था तो ऊपर के भी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, नीचे की भी वैल्यू को, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एंड इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन इन द सीक्वेंस। ये क्या है, पोजीशन के बिना पे नहीं बल्कि कैलकुलेटेड के बिना पे। तो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है एवरेज की वो ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीन डिपेंड अपॉन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीक्वेंस। एक्सट्रीम आइटम particularly very small to the very large, and it unduly affect the value of the average. कैसे? For example, if in a tutorial group there are 4 students and their marks in a test are 60, 70, 10, 50, उस केस में जो एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 55। और क्या हुआ, वन सिंगल आइटम दैट इज 10।
ये क्या किया 10 हैज रिड्यूस द एवरेज मार्क्स कंसिडरेबली द स्मॉलर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द ग्रेटर इज लाइकली टू बी द इम्पैक्ट ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू। अब आप देख रहे हैं 60 70 80 है, लेकिन जो सबसे जो मिनिमम मार्क्स है वो कितना है 10 है। 10 है तो ये क्या कर रहा है जो एक्सट्रीम वैल्यू को वो पूरी की पूरी क्या कर रहा है रिड्यूस कर दे रहा है। जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है वो 55 आ रहा है, लेकिन यही जो 10 वैल्यू है एटलीस्ट 60 के करीब होती है। ठीक है, एटलीस्ट 60 के करीब होती, मान लीजिए 50 होती, तब देखिए ये एवरेज कितना होगा। जाहिर सी बात है यहाँ 260 हो जाता है, 260 डिवाइडेड बाई 4 करिए, कितना होगा 260 डिवाइडेड बाई 4 65। आप देख रहे हैं इस एवरेज को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। कि सबसे जो ये लिमिटेशन है, तो इस लिमिटेशन को रिजॉल्व करने के लिए फिर दूसरे हम लोग मेथड आते हैं, देखते हैं कितना। ये है कि नेचर ऑफ डेटा को देखिए कि नेचर ऑफ डेटा कैसा है। जो हम सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फिजिबल, दैट इज रिप्रेजेंटेबल टू द एंटायर डेटा और नॉट, ये देखना ठीक है। इसलिए 10 क्या है, इट हैज रिड्यूस द एवरेज मार्क्स कंसिडरेबली, खूब तेजी से ये एवरेज मार्क्स में गिरावट आई। द स्मॉलर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द ग्रेटर इज लाइकली टू बी द इम्पैक्ट ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, in a distribution with open in class the value of mean cannot be computed without making assumption regarding the size of the class interval। जैसे हम लोग ओपन इन क्लास जो लिए थे, ठीक है, उसमें हम बिना एजम्पशन किए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एंड इफ such classes contain a large proportion of the value then mean may be subject to substantial error। However, the value of the median and mode can be computed where there are open in class without making any assumption about the size of the class। इस केस में जब ओपन इन क्लास टाइप के डेटा हैं तो वहाँ पे मीडियन और मोड ज़्यादा यूजफुल होते हैं रादर मेकिंग assumption for deriving the simple mean। And arithmetic mean is not always a good measure of central difference। The mean only provides characteristics by in the sense of indicating where most of the value lies only when the distribution of a variable is reasonably normal। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में जो एवरेज हम निकालें दैट्स गुड, लेकिन ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, मान लीजिए वो यू शेप्ड बेल शेप्ड ना हो तो यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, उस केस में ये जो मतलब सिंपल जो एवरेज मेथड है वो उतना इजी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये एटलीस्ट इतना ही आप लोग समझ लें। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन है, हम क्या करते हैं इसमें हम इसको डीपली नहीं, इसमें सिर्फ वेट असाइन करते हैं। बाकी सारे जो कैलकुलेशन के मेथड होंगे सारे सिंपल के ही होंगे, बस हम क्या करते हैं वेट असाइन करते हैं। ठीक, वेट असाइन के भी मेथड है, उसको हम लोग 1 से 2 बजे आप लोग फ्री हैं? यस सर। कल 1 से 2 बजे, क्योंकि यस सर। उसको जितना जल्दी फिनिश किया जाए, क्योंकि आप लोग भी प्रिपरेशन करें। ठीक है, हाँ, ये जो चीज़ें बताई गई हैं अभी हमने नया गूगल क्लासरूम जनरेट किया है, आप लोग वहाँ से सारे अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ आप डाउनलोड करें। जो भी डाउट है एक बार पढ़ेंगे, जो डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आप सलूशन लीजिए। क्योंकि पढ़ना ठीक है, हम लिटरेचर पढ़ के चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन बट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम को ही रिजॉल्व करना एक टीचर की ड्यूटी है। ठीक है, लिटरेचर में तो सारा चीज़ दिया, मटेरियल मतलब लिटरेचर की दिक्कत नहीं है, मटेरियल की दिक्कत नहीं है। देयर आर अबंडेंट ऑफ लिटरेचर एंड दे स्टडी, लेकिन
हमारी पकड़, हमारी समझ है वो कितना स्ट्रांग हो रही है, उस पे ज़्यादा फोकस करें। तो अब वहाँ से आप लोग देखिए, अभी जो आज क्लास हुई है इसमें जो भी प्रॉब्लम है